तो भाई नए चैप्टर की स्टार्टिंग ही एक पास्ट के सीन को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर डूम स्काइस कहता है, हे क्या तुम उनके पीछे नहीं जा रहे हो? ये तुम कैसी बातों को कर रहे हो? मेरे खून में ही है पावरफुल दुश्मनों से लड़ना, और मुझे लगता है कि वे लड़कियां मेरे भाग्य से किसी न किसी तरह से बंधी हुई हैं, और शायद से ऐसा भी हो सकता है कि आगे चलकर बैटल में मेरा उनके साथ सामना भी हो, और इस तरीके से उनका पीछा करना मेरे सोलो के खिलाफ है। और भाई साहब जैसे वे इशारा करता है, डायमेंशन में होने लगते हैं क्रैक, और वोल्टजार का स्पीयर उसके हाथ में जाता है, और उसी के साथ चेयरमैन भी वहां पर आ पड़ते हैं। और वोल्टजार कहता है, मेरे प्यारे मेंटर। तभी चेयरमैन कहते हैं, देखना एक दिन कोरिन तुम्हें काफी अच्छा सबक सिखाएगा। वोल्टजार भी उसकी बातों पर हंसते हुए कहता है, कैसी बेकार की बातों को करते हो तुम, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा डिसाइपल मुझे रोकेगा, यहाँ तक कि तुम खुद भी मुझे नहीं रोक पाए। वैसे भी वह और मैं उस फाइनल बैटल में एक दूसरे के सामने होंगे, और उसी बैटल में इस दुनिया का भाग्य भी डिसाइड होगा, और मेरा ये सपना कभी खत्म नहीं होगा। और वह स्पीयर से हमारे चेयरमैन को फिर से अटैक कर देता है और उसे फिर से छल्ली कर देता है, और इसी के साथ चेयरमैन का गेम ओवर हो जाता है। और भाई चेयरमैन भी टपकते हुए एरिन डायना को ही याद कर रहे होते हैं, और ये सारी बातें हमारी एरिन के दिमाग में चल रही होती हैं, जिनको सोचकर तो वह भी शांत हो जाती है, और हमारी एरिन कोरिन से कहती है, आज का तुम्हारा प्रैक्टिस सेशन काफी अच्छा रहा, तुम्हारे बेसिक्स भी काफी अच्छे हैं और प्रोफिशिएंसी भी काफी अच्छी है कोरिन। और भाई हम देखते हैं कोरिन की तो हालत खराब कर दी होती है हमारी एरिन ने उसे पीट पीट कर। कोरिन भी कहता है, हाँ फिर भी मुझे थोड़ी बहुत तो कमी है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं फिर से ट्राई करूंगा। और भाई वे उस ड्यूक के कोर को यूज करते हुए उसकी पावर्स का यूज करने लगता है, और इसकी पावर्स के साथ ड्यूक का डेमोनिक नेचर भी मेरे पास आया है। फिर भी इसकी फर्स्ट डेमोनिक स्पीयर नाम की टेक्निक को तो मैं मास्टर कर चुका हूँ, लेकिन सेकंड का तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और भाई कोरिन उसी टेक्निक से हमारी एरिन पर अटैक करता है। एरिन भी कहती है, हाँ इतना बुरा नहीं है, और इसका तो यही मतलब है कि तुम मानव मैनिपुलेशन में एकदम अच्छे नहीं हो, और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम सेबेंसिया के ऑरा के नेचर को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो। तभी कोरिन पास्ट की बातों को याद करता है, जहाँ पर सेबेंसिया ड्यूक ने उससे कहा था कि देखो इसे, ये एक ऐसी पावर है जिससे हम ड्रैगन्स को भी खत्म कर सकते हैं, और ये बातें उसने अपनी सेकंड फॉर्म की टेक्निक को यूज करते हुए कही होती है। और भाई हम देखते हैं हमारी एरिन ने तो उस टेक्निक की सेकंड फॉर्म का यूज करने लगी होती है, और कहती है यह पावर है उस इविल ड्रैगन के लिए जिसने हमारे किंगडम में तबाही मचाई थी, और इसी पावर के साथ उसका खात्मा हुआ था। डिमोनिक स्पीयर 5 ड्रैगन फॉलन हेवन टेक्निक। और भाई कोरिन भी उस खतरनाक अटैक को देखने के बाद एकदम चौंक जाता है और सोचता है, अच्छा तो ऐसा है। एरिन भी उससे कहती है कि हाँ मैं तुम्हें देखकर बता सकती हूँ कि तुम इसे एक बार में तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस करते रहे तो शायद कामयाब हो भी जाओ इसे करने में। और भाई हम देखते हैं एरिन ने अपनी टेक्निक का यूज करते हुए उस डायमेंशन में भी क्रैक ला दिए होते हैं। एरिन वहां से जाते हुए कहती है कि हाँ मैं श्योर हूँ कि तुम इसे कर सकते हो। कोरिन कहता है, तो शायद तुम्हारे जैसा और वोल्टजार के जैसा। तभी कोरिन की बातों सुनकर एरिन वहीं रो जाती है और कहती है, हाँ वह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसे अपने रोल मॉडल की तरह देखना बंद करो अभी। उसकी एग्जिस्टेंस मेरे लिए काफी बड़ी मिस्टेक और एक काफी बड़ा रिग्रेट है, और अब मैं उस मिस्टेक को सही करने जा रही हूँ। कोरिन कहता है, क्या तुम उससे लड़ने जा रही हो? एरिन कहती है, हाँ मैं इस जिम्मेदारी को तुम जैसे नौजवान लड़कों के हाथों में नहीं छोड़ सकती, और एक अडल्ट के रूप में तुम जैसे बच्चों के पीछे नहीं छुप सकती, और अगर चीजें गलत भी जाएं तो मैं। तभी कोरिन कहता है, एरिन मैंने अपनी पिछली जिंदगी में ना जाने कितने लोगों को खोया है, फेरमेक के हाथों, ड्यूना स्काइस के हाथों, डोमिनोरिक्स ओहार्ड के हाथों, ना जाने कितने मेरे दोस्त मारे गए उस बैटल में, और मैंने उनको भी खो दिया जिन्हें मैं बचाना चाहता था। अगर मैं ऐसा कहूँ कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है तो मैंने झूठ कहा, लेकिन रिग्रेट के कारण मैं अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल रहा। और कोरिन अपने मन में सोचने लगता है और अपनी पावर्स को अभी करने लगता है, वह कारण जिस कारण से मैं रिग्रेस हुआ, और वह कारण जिस वजह से मैंने प्लेयर्स की जगह पर इस दुनिया को बचाने का बर्डन अपने सर पर लिया। मैं एक एरोगेंट हूँ और तुम मुझे एरोगेंट कह सकती हो। और भाई साहब अपने पावर्स को काफी तगड़ा तरीके से यूज कर रहा होता है और उस सेकंड फॉर्म को परफॉर्म करने की कोशिश करता है। इस दुनिया में मैं तुम्हें नहीं खो सकता, और ऐसा कहते हुए वह अपनी सेकंड फॉर्म का यूज कर देता है। और भाई इसकी इस टेक्निक के साथ तो स्पेस में भी क्रैक्स आ जाते हैं, जिसकी परफॉर्मेंस को देखकर तो भाई एरिन भी सामने खड़ी रह जाती है और चौंक जाती है। कोरिन कहता है, तुम्हें अपने डिसाइपल्स पर भरोसा रखना चाहिए, तुमने ही तो कहा था कि मैं हीरो बनने के लायक हूँ, और इस बार तुम नहीं मरोगी क्योंकि मैं इस बार तुम्हें बचाऊंगा। जिसकी ऐसी बात हो सुनकर एरिन तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, फिर कहती है, हाँ मैं काफी ज्यादा लकी हूँ, लेकिन आखिरकार किसने सोचा था कि मेरी लाइफ में ये काफी बड़ा मूवमेंट इतना लेट आएगा। तभी कोरिन हमारी एरिन के सर पर टपली मारते हुए कहता है, ऐसी चीजों को मत कहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरकार तुम्हारी
एज कितनी है। अगर तुम भरोसा करती हो कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी तो तुम हमेशा अपने प्राइम फॉर्म में रहोगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर तुम कितनी ओल्ड हो। एरिन भी ब्लश करते हुए कहती है ओके। उनके ऐसे प्यारे सीन को देखकर तो एलिसा और हाउरेन भी फायर अप हो जाती हैं और कहती हैं एक और वाइट ट्राई करना है, प्लीज हमें भी सिखाओ। तो भाई इनकी भी होने वाली काफी खतरनाक ट्रेनिंग। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एक कैथोलिक चर्च का मेंबर कुछ बंदों से कहता है कैथोलिक चर्च को ज्वाइन करने के बारे में, लेकिन वे बंदे मना करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। जिन्हें वहाँ से जाता देख वे बंदा जिसका नाम होता है जर्मन लूथर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अरे ये क्या सोचते हैं, ये कैथोलिक चर्च नहीं है, ये है जेरम। लेकिन तभी कोई उस पे आवाज आते हुए कहता है क्या क्या ये जेरम है। और ये होता है हमारा कोरेन जो कि उसके पेंडेंट की तरफ इशारा करते हुए कहता है हाँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये है सुनहरी माला। ये रुको जरा, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। वैसे तो मैं किसी भी रिलीजन में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन यह माला काफी ज्यादा अच्छी है और यह ईमानदारी और भरोसे का प्रतीक लगती है। यह सच में ही काफी ज्यादा अच्छी है। वहीं पर जर्मन कहता अच्छा तो तुम्हें इसके बारे में पता है। और वह हमारे कोरिन को देखते हुए सोचता है कोरिन रोज तो एक फर्स्ट रैंक का नाइट है और मैंने तो ये भी सुना है कि इसने अभी अभी में कोरिन गार्डियंस नाम की एक टीम भी बनाई है। शायद से ये कोई छोटा मोटा क्लब होगा और ये अच्छा होगा कि मैं ऐसे लोगों के ज्यादा पास रहूं। तभी कोरिन उससे कहता है तो चलो हम एक साथ मिशन करते हैं। वह बंदा कहता है क्या मिशन। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें देखा जाता है उन दोनों की गुफा के पास। कोरिन कहता है यहाँ से 70 किलोमीटर दूर एक विलेज है जहाँ से अक्सर लोग गायब होते रहते हैं, शायद से किसी गोबलिन का काम होगा। तभी जर्मन कहता है क्या अच्छा तुम ऐसा सोचते हो, लेकिन अकेडमी के बाहर की जो जिम्मेदारी है वह तो गार्डियन एसोसिएशन या ऑर्डर की है ना। तो आखिरकार हम के यहाँ पर क्या करने आए हैं। कोरिन भी कोई बहाने बनाते हुए कहता है अच्छा तो पिछले सप्ताह से वो कुछ काम कर रहे हैं जिसमें वे फंसे हुए हैं, इसलिए वे यहाँ पर आ नहीं पा रहे। तो ये तो अच्छा ही होगा हम उनकी मदद कर दें। और भाई हमें सिस्टम विंडो द्वारा पता चलता है कि उसने उन सभी को अलग अलग ट्रेनिंग में लगा रखा होता है। कोरिन और जर्मन अंदर जा रहे होते हैं। कोरिन उससे कहता है वैसे तो गार्डियंस के काफी सारे मेंबर्स बाहर हंटिंग करने गए हुए हैं, तो मेरे साथ आने के लिए ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें बुला लाया। हम शाम की प्रेयर से पहले यहाँ से निकल जाएंगे, तो चिंता करने की बात नहीं है। जर्मन भी मन में सोच रहा होता है कोरिन लोच, इसके पास तो एक अलग ही तरह का चार्म है, यह दिखने में काफी अच्छा और दयालु लगता है। अगर मैं यहाँ का कोई रेगुलर स्टूडेंट होता तो मैं शायद इसे भाई की तरह मानने लगता। फिर भी तभी उन दोनों को पीछे से किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती हैं, वहाँ पर होती है हमारी प्यारी हाउरेन, जिसने एक ही पंच में पत्थर के तो चकनाचूर कर दिया होता है। कोरिन पूछता है हाउरेन आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। हाउरेन कहती है अच्छा यहाँ पर एक कीड़ा था और हम देखते हैं भाई साहब एक मच्छर के लिए उसने इतना बड़ा अटैक कर दिया होता है। जर्मन भी मन में सोच रहा होता है यह एक डीमन है और डीमन कभी ह्यूमन नहीं बन सकते, वह डीमन ही रहते हैं। ये लोग डीमंस को एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन ये हमारे रूल्स के खिलाफ है क्योंकि डीमन हमेशा डीमन रहते हैं। और वह वहां से आगे जाने लगता है तो कोरिन पीछे से कहता है जर्मन तुम्हारे आगे देखो। जर्मन भी सोचता है क्या हो गया और वह जैसे ही आगे देता है उसके सामने होता है काफी खतरनाक सा मॉन्स्टर जिसने अपना काफी बड़ा सा मुंह उसके सामने खोल रखा होता है और उसके मुंह से चिपचिपी लहर गिर रही होती है हमारे जर्मन के चेहरे पर। वह मॉन्स्टर लगाता है काफी तगड़ी दहाड़ उसके सामने, जहाँ पर भाई जर्मन तो हिल भी नहीं पा रहा होता। तभी हम देखते हैं हमारी प्यारी हाउरेन आती है और एक पंच के साथ उसे बीच से फाड़ दे जाती है। जर्मन भी उसकी ऐसी पावर को देखकर वहीं पर खड़ा रह जाता है, चौंक जाता है, उसके तो पसीने छूट जाते हैं इस सीन को देखकर। और भाई हाउरेन भी इस सीन में काफी बेड़स लग रही होती है और कहती है सारे कीड़ों को मारा जाना चाहिए। और वहाँ पर उस कीड़े की तो हालत खराब हो चुकी होती है, मतलब बीच से फट ही गया होता है, हालत तो क्या बचेगी। हाउरेन कहती है हाँ अब सब ठीक है, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। जर्मन भी कहता है थैंक यू। तभी कोरिन पीछे से आता है और कहता है ये काफी अजीब है, मतलब कि इतने बड़े कीड़े कहाँ से आए होंगे, और वैसे भी गोबलिन्स की गुफाओं में इतना बड़ा कीड़ा, शिकार और शिकारी एक ही जगह पर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर कुछ तो छिपा हुआ है। फिर वे उस गुफा के जैसे ही और अंदर जाते हैं उन्हें दिखती है काफी बड़ी लैब। कोरिन भी इस लैब को देखते हुए कहता है ये लोग तो बड़ी चालाक निकले। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि कैसे कोई गोबलिन की गुफा हो, लेकिन अंदर तो यहाँ पर एक पूरी लेबोरेटरी है और इन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि वह बड़ा कीड़ा यहीं से निकल कर गया होगा और ये हैं ह्यूमंस जिन्हें कीड़ों के साथ सिंथेसाइज किया गया है। जर्मन भी उन चीजों को देखकर चौंक जाता है और कहता है अरे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर कोई ऐसी चीजें कैसे कर सकता है। तभी उसे टेबल पर दिखता है एक एग्रीमेंट और हमारा जर्मन उस हैंड राइटिंग को पहचान लेता है और कहता है क्या यह वेसोप की राइटिंग है और क्या इस सब के पीछे वेसोप है। हाउरेन जल्दी से जर्मन और इन सारे सबूतों को बाहर लेकर जाओ। हाउरेन भी काम के लिए मान जाती है और तभी कोरिन वहां से जाने लगता है और जैसे वह और आगे जाता है वहां दिखता है उसे एक और मेज जो कि हमारे कोरिन को वहां पर आता हुआ नोटिस कर लेता है। एक ब्लैक मैजिक से हमारे कोरिन पर अटैक करता है, लेकिन कोरिन अपनी जगह से गायब होता हुआ उस मेज को छल्ली करते हुए आगे आ जाता है, वो भी काफी कूल अंदाज में। और वह मन में सोचता है मेरी प्रिपरेशन पूरी तरीके से कंप्लीट है, मेरे प्लान में 3 स्टेप्स थे,
पहला तो कैथोलिक चर्च की डार्क साइड को जर्मन को दिखाना, दूसरा इस लेबोरेटरी को डिस्ट्रॉय करना, और तीसरा वो ये है मार्टाज का हेड, जिसे देखकर तो कोरिन काफी इविल स्माइल के साथ कहता है मैं फाइनली तैयार हूँ उस ट्रेवलेशन ट्रेजर वॉल्ट को लूटने के लिए। और हमारे कोरिन की इसी डेविलिश मुस्कान के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर नेक्स्ट चैप्टर।